नमस्कार, हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। हरियाणा में रोजगार के मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार को घेर रहा है और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रवीण अत्रे ने विपक्ष पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की खट्टर सरकार अच्छा काम कर रही है और विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। बात तो ये अनिल जी कि जिस हरियाणा प्रदेश में 2014 से पहले इस विषय पे चर्चा होती थी कि काबिल युवाओं को दरकिनार करके उनको नौकरी दे दी गई जिन्होंने पर्ची और खर्ची का सहारा लिया। 2014 के बाद ये व्यवस्था तो बदली। आज इस विषय पे तो चर्चा नहीं हो रही। अब चर्चा का विषय ये है, जैसा कि आपने पूछा, एक तो पहली चीज ये है कि 154 में से 86 हरियाणा के हैं, ये आंकड़ा है। और जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है, मुझे लगता है कि विपक्षी दलों को सवाल उठाने से पहले अपने गिरेबान में जरूर झांकना चाहिए। 2014 से पहले चाहे कोई भी सरकार रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही, इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार रही, आपको एक भी मुख्यमंत्री का टेन्योर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें नौकरियों में धांधली ये विषय चर्चा का ना रहा हो। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं और इस व्यवस्था को बदलते हैं, पर्ची और खर्ची को खत्म कर देते हैं। और आज जो विपक्षी दल इस विषय पे सवाल उठाते हैं, उनको पहले तो आंकड़ों को समझना चाहिए। 154 में से 86 ये आंकड़ा है। दूसरी बात, जो एसडीओ की नौकरियों की आपने बात की, आप सभी जानते हैं कि गेट, ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ इंजीनियरिंग, जिसके जरिए ये भर्ती होती है, 80% मार्क्स गेट से निर्धारित होते हैं, 20% मार्क्स जो हरियाणा के अंदर सोशल इकोनॉमिकल जो कंडीशंस हैं उसके हिसाब से। तो जिस प्रदेश के अंदर आज योग्यता के आधार पे नौकरियां मिलती हैं, योग्य बच्चों को नौकरियां मिलती हैं, उस विषय को ना देख के विपक्षी दल जो इस तरह का विधवा विलाप करते हैं, वो केवल मुद्दों की कमी, मुद्दों का ना मिलना, इससे ज्यादा कुछ नहीं। देखिए, जहां तक 86 बच्चों की बात है तो 86 बच्चे टैलेंटेड हैं, ये इससे साबित हुआ। और राष्ट्रीय स्तर पे और इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, सीधी तस्वीरें। उतना 2003 से लेकर 2017 तक की, चाहे वो बसपा की सरकार रही हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो, उससे कहीं भारी काम पड़ता है योगी जी के मात्र 4.25 साल के काम का। आज जो समाजवादी पार्टी के शासनकाल में जो एक पूरी दुर्व्यवस्था पूरे प्रदेश में फैली थी कि कहते थे खुली दुकान तुम्हारी और खुली दुकान हमारी, बंद दुकान तुम्हारी। आज 67,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि भूमाफियों से योगी सरकार ने खाली कराया है। आज अगर देखा जाए तो 62,000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किसानों को किया गया है। और अगर देखें तो 25 लाख से ज़्यादा धान किसानों को 23,328 करोड़ रुपया और 33 लाख से अधिक गेहूं किसानों को 29,017 करोड़ के आसपास का भुगतान किया गया है। ये एक अन्नदाता की समर्थन वाली सरकार है, जिन्होंने किसानों का उत्पीड़न किया हो, जिन्होंने गुंडा और माफियाओं के बल पर राज किया हो, थाने पार्टी के कार्यालय बन गए हो, उन लोगों को बोलने का हक नहीं है। आज 25 माफिया जो लिस्टेड थे उसमें 24 जेल में है और बाकी बचे हुए भी जो इधर उधर के छोटे मोटे अपराधी हैं, चिट्ठी लिख के जेल में जाने की एप्लीकेशन दे रहे हैं। ये परिवर्तन है योगी सरकार का। और योगी सरकार ने आज कोरोना के बावजूद 66 लाख मीट्रिक टन धान का क्रय किया है। एक रिकॉर्ड है। कोरोना का संक्रमण काल में एक गजब का मैनेजमेंट करने के बाद आज जो 24 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश है, 8,000 के आसपास उसमें कैजुअलिटीज हुई, जबकि 33 करोड़ का सबसे समृद्ध दुनिया का देश है अमेरिका, जहां पर 4.5 लाख से ऊपर कैजुअलिटी हुई। ये योगी प्रशासन का है, जिन्होंने कोरोना का मैनेजमेंट इस प्रकार से किया कि पूरा प्रदेश आज इस बात का लोहा मान रहा है कि आज हमने बेहतर सुविधाएं स्वास्थ्य की यहाँ पर मुहैया कराई है। अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो 119 चीनी मिलें हैं, सबका संचालन हो रहा है। क्या इससे पहले सपा की सरकार में हुआ था, कांग्रेस सरकार में हुआ था? आज विदेशी मानसिकता से ओतप्रोत लोग आज विभिन्न प्रकार के अनर्गल प्रलाप करके चर्चा में रहना चाहते हैं, ट्वीट करके। ये ट्विटर पे काम करने वाले तथाकथित नेतागण आज झूठे आरोप लगा के चर्चा का केंद्र बिंदु बनने का जो सपना देख रहे हैं वो पूरा होने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में आज पूरे प्रदेश में
चाहे डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनना हो, चाहे गंगा एक्सप्रेसवे बनना हो, चाहे अगर आप देखें गोरखपुर का लिंक रोड बनना हो, चाहे विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े कारखाने, डाटा सेंटर का निर्माण हो रहा हो, चीन से आने वाली सैमसंग की इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी आ रही हो, या स्वीडन की आने वाली 5,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाली हो। ये उत्तर प्रदेश का है जिसने 4 लाख से ऊपर की सरकारी नौकरी दी है और कई लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में रोजगार देने का काम किया है। उत्तर प्रदेश सरकार के इस अचीवमेंट से घबरा कर विपक्ष बौखलाहट में इस प्रकार के बयान देने से कतराता नहीं है, जिसमें एक भ्रम की स्थिति। मैं समझता हूं कि ये असत्य है जो तथाकथित आरोप एक पूर्व सरकार के। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। एक्सपेंडिचर्स जो थे ऊपर ही व्यय थे उनको नियंत्रित किया, घाटे की वित्तीय योजना को संतुलित किया और महंगाई को भी बढ़ने नहीं दिया, उत्पादन को बढ़ाया, खाद्यान्न के उत्पादन को बढ़े। लेकिन गन्ना किसानों से लेके और खाद्यान्न उत्पादन के किसानों को हमने पूरा भुगतान किया है। आज अगर देख ले तो शिक्षा का सत्र हमने नियमित किया है, नकलविहीन परीक्षा हमने की है, शोध पीठों का निर्माण हमने किया है, पाठ्यक्रम का परिवर्तन हमने किया है। अगर आप देखें तो शोध गंगा पोर्टल ऐसी चीज का हमने इस्तेमाल किया है। नई शिक्षा नीति को हम अंतिम जामा पहना रहे हैं। बेसिक शिक्षा में हमने कायाकल्प योजना चला के उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया है। तो चारों तरफ जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम वैक्सीन लगाना हमने शुरू कर दिया है। किसानों की मैपिंग हमने कराई, स्केलिंग कराई। आज किसान जो बाहर से आए थे, मनरेगा के अंतर्गत ही 1 करोड़ से ऊपर किसान उत्तर प्रदेश में रोजगार पाए। तो ये देखा नहीं जाता विपक्ष से, और विपक्ष इसके लिए जो साधन अपनाता है वो झूठ और असत्य का सहारा लेके भ्रम की स्थिति फैलाने का षड्यंत्र रचता है। एक फॉर्मर सीएम अगर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हों और वो मौजूदा मुख्यमंत्री या सरकार पर इस तरीके के एक पर्सनल अटैक करना, आपको लगता है कहाँ तक एक राजनीति में क्या लेवल पर? मैं समझता हूँ कि हार को अभी तक भूल नहीं पाए हैं कुछ लोग, और उस सत्ता से बाहर हैं ये भी अभी तक अनुमान नहीं लगा पाए हैं। और इसी कारण मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद को बार बार चुनौती देकर और उन पे अनर्गल आरोप लगाने का काम तथाकथित विपक्ष के कुछ लोग करते हैं। मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। तथ्यों के आधार पर आरोप होने चाहिए और आरोप लगाते समय अपनी सरकार के किए गए कार्यों को लोगों को उसकी तुलना भी करनी चाहिए। हम ये कह सकते हैं कि चूंकि ये चुनावी वर्ष भी है इसलिए कुछ ना कुछ कहने वाला की वजह से कुछ कहा जा रहा है। देखिए अभी चुनाव हुए थे और उन चुनाव में सुपड़ा साफ हो गया था उत्तर प्रदेश से विपक्ष का, और एक सीट को छोड़ के बाकी सारी सीटें बीजेपी ने जीती थी।
उसके बाद उपचुनाव, विधानसभा के उपचुनाव के बाद फिर जो शिक्षक और स्नातक के चुनाव हुए उसमें भी बीजेपी को भारी सफलता मिली है। ये सारा जनता के प्रति जवाबदेही सरकार के द्वारा किए गए कार्यों के कारण है। इसलिए मैं समझता हूँ विपक्ष हताश और निराश है। अपनी हताशा में वो असत्य वचन का वाचन करना और झूठे आरोप लगाने से वो बाज नहीं आ रहे हैं। क्योंकि उनके पास कहने को कुछ नहीं, इसलिए अननेसेसरी सरकार के ऊपर लांछन लगा। विकास के नाम पर किसी चीज को चुनौती देने का अधिकार किसी को नहीं है। आज चारों तरफ 4,68,000 करोड़ के MOU हुए थे। जब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मीट हुई थी तो वहाँ पर जब उसके बाद लोगों ने उपहास सुनाना शुरू कर दिया था। आज 3 लाख से ऊपर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, उद्योग हैं, वो आज धरातल पर दिखाई पड़ रहे हैं। और आज देश का सबसे बड़ा डाटा सेंटर उत्तर प्रदेश में लगा है, तो चीन से आने वाले कई उद्योग उत्तर प्रदेश की तरफ आकर्षित होकर अपने उद्योग लगाना शुरू कर चुके हैं। ये सारा चीजें आज विपक्ष के लिए एक सपना जैसा था, लेकिन आज इस सरकार ने मात्र 3.25 साल में पूरा किया है। और शायद यही सबसे बड़ा कारण है जो विपक्ष बार बार, चूंकि जो भी सर्वे हुए हैं उसमें योगी जी को सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री के रूप में आज चुना गया है। ये निष्पक्ष हम नहीं कह रहे हैं, टेलीविजन चैनल्स के सर्वे हुए हों या एजेंसीज के चैनल हुए हों या विश्व के तमाम बड़े देशों के पत्रकारों ने अपने सर्वे कराए होंगे। योगी जी का कोरोना के संक्रमण काल में मैनेजमेंट आज शोध का विषय बन गया है। और योगी जी के द्वारा किए गए जो कार्य हैं, डेवलपमेंट प्रोसेस है, जो रोजगार के लिए किया गया काम और किसानों के लिए किया काम है, वो आज पूरे देश में प्रशंसा और चर्चा का विषय है। इसलिए लोगों में घबराहट है कि आने वाले चुनाव में कुछ न कुछ आरोप लगाकर किसी को बदनाम किया जा सके, लेकिन ये किसी का जो प्रयास है वो सफल होने वाला नहीं है। विपक्ष से कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चंडीगढ़ में हरियाणा किसान यूनियन ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए किसान नेता रणधीर सिंह रेणु ने कहा कि हम सरकार से किसान परिवारों को मुआवजा और नौकरी की मांग करते हैं। हरियाणा किसान यूनियन के प्रधान रणधीर सिंह रेणु ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार जानबूझकर आंदोलन को लंबा खींच रही है। जहां पर हरियाणा की पहली किसान पंचायत 3 तारीख को हुई थी, 3 फरवरी को हुई थी, जहां मंच वगैरह टूट गया था, आपको याद होगा। और मुझे तो ये पाँव का जो फ्रैक्चर है उसी पंचायत की देन है, ये पैर उस पंचायत में टूट गया था। तो मैं आपसे निवेदन ये करूं कि किसानों का आंदोलन लगभग पिछले 3 महीने से दिल्ली में चल रहा है। कई जगह पर आंदोलन चल रहा है, लेकिन सरकार आंदोलनकारियों की मांग को मानने के लिए तैयार नहीं। मीटिंग पे मीटिंग करती रही। सरकार की सोच ये है कि किसानों को थका के और ये अपने आप चले जाएंगे हैं। और किसानों की मेन मांग जो ये है कि वे तीनों कानून रद्द कर दिए जाएं। और दूसरी जो महत्वपूर्ण मांग है जिस पर सरकार चर्चा ही नहीं कर रही, न चर्चा की, जो सरकार के साथ मीटिंग हुई उनमें किसी मीटिंग में चर्चा नहीं हुई, वो है एमएसपी। किसान चाहते हैं कि एमएसपी की गारंटी कानून बना के सरकार दे। आज जो प्रधानमंत्री है, जब 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने ही मांग की थी ये कि एमएसपी का कानूनी दर्जा सरकार को देना चाहिए। उन्होंने ये मांग तत्कालीन कांग्रेस की सरकार से की थी। आज ये प्रधानमंत्री आज सुनने को तैयार नहीं है। एकदम बदलाव, और बदलाव के साथ साथ प्रधानमंत्री जी इतनी अशोभनीय भाषा आंदोलनकारियों के बारे में बोलते हैं। आंदोलनजीवी, परजीवी, ये किसानों के बारे में बोलते हैं। और गिरफ्तार किए गए बेकसूर किसानों को तुरंत रिहा किया जाए और किसानों पर झूठे मुकदमे जो बनाए गए हैं वो तुरंत वापस लिए जाए। और इस आंदोलन में क्या हुआ, कुछ लोग लापता है, 20-25 लोग। सरकार उनके ऊपर कोई सफाई भी नहीं दे रही, कोई बयान भी नहीं दे रही। उनके अभिभावक रोज पूछ रहे हैं कि हमारा आदमी कहाँ गया, बताया नहीं जा रहा है। उसके ऊपर कोई स्टेटस रिपोर्ट सरकार नहीं दे रही कि वो कौन सी जेल में है, कहाँ गए। आफ्टर ऑल आदमी तो थे, घरवाले कह रहे कि गायब। सरकार उनके ऊपर कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रही, दिल्ली पुलिस। तो हम ये भी चाहते हैं कि उनका भी अता पता सरकार बताए कि वो लोग कहाँ गए। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया उस दौरान। हम ये चाहते हैं कि वे सरकार कम से कम ये मूलभूत जो चीजें हैं इंटरनेट की, ये तो जारी रखें। इससे लोगों के दिल्ली की सीमाओं पर किसानों के आंदोलन के शुक्रवार को 87 दिन पूरे हो गए। 28 दिन से तो सरकार और किसानों के बीच बातचीत भी ठप है। और इस दौरान आंदोलन में नए सिरे से जान फूंकने के लिए किसान नेता हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में महापंचायत कर रहे हैं। लेकिन अब भाकियू नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने हरियाणा, पंजाब में किसान महापंचायत बंद करके बॉर्डर पर आंदोलन मजबूत करने का आह्वान किया। आपको बता दें, फरवरी के 19 दिनों में किसान नेता हरियाणा में 10 महापंचायत कर चुके हैं। इनके जरिए राज्य का करीब 75% हिस्सा कवर हो चुका है। इनसे लोकल स्तर पर समर्थन जरूर बढ़ा है, पर बॉर्डर पर आंदोलन प्रभावित हुआ। 19 दिनों में मोर्चे की सिर्फ 3 बैठक हुई, जबकि पहले हर दूसरे दिन मीटिंग कर रणनीति पर निर्णय लिया जाता था। नियमित बैठक न होने का मुद्दा कुंडली बॉर्डर पर मंच से कई बार उठा। वहां बैठे किसान कहने लगे हैं कि नेता महापंचायत करे, लेकिन बैठक नियमित रूप से करे। तो वहीं संयुक्त किसान मोर्चा ने 23 फरवरी को पगड़ी संभाल दिवस मनाने का ऐलान किया है।
वहीं जेबीटी शिक्षक भर्ती घोटाले में सजा काट रहे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला ने रिहाई के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक बार फिर से याचिका दाखिल की। अब इस मामले में 23 फरवरी को सुनवाई होनी है। वे फिलहाल कोरोना संक्रमण की वजह से जेल से बाहर हैं और उन्हें 21 फरवरी को वापस जाना है। कोर्ट ने 23 फरवरी तक जेल वापसी पर रोक लगाई है। उनकी ओर से दायर याचिका में कहा गया कि उनकी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा और 70% से ज्यादा दिव्यांग है। ऐसे में उन्हें रिहा किया जाए। 86 वर्षीय चौटाला ने याचिका में यह भी कहा कि दिसंबर 2019 में जस्टिस मनमोहन और संगीता ढींगा सहगल की खंडपीठ की ओर से पारित आदेश के अनुसार उनकी सजा भी लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने उन्हें विशेष छूट नहीं दी। आपको बता दें, पूर्व सीएम चौटाला और उनके बेटे अजय चौटाला को 16 जनवरी 2013 को जेबीटी भर्ती घोटाले में 10 साल की सजा सुनाई थी। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार और इसके लिए योजना बनाने की धारा लगी थी। आपको बता दें, उन्होंने 2 साल पहले रिहाई के लिए याचिका लगाई थी। हरियाणा में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे के किनारे 5 नए शहर बनाने की दिशा में काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। हरियाणा के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत ढांचा विकास निगम के अधिकारियों संग रफ मास्टर प्लान पर मंथन किया और कई अहम सुझाव दिए। आपको बता दें, HSIIDC के प्रबंध निदेशक अनुराग अग्रवाल और उद्योग और वाणिज्य विभाग के प्रधान सचिव विजेंद्र के साथ परियोजना पर चर्चा करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि पंचग्राम से नए युग का सूत्रपात होगा। इससे नए प्रस्तावित शहरों में औद्योगिक, व्यावसायिक, वाणिज्यिक, संस्थागत और आवासीय क्षेत्र में विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। यहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इन्वेस्टर और कंसल्टेंट आएंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने बताया कि 136 किलोमीटर लंबे केएमपी एक्सप्रेसवे से दिल्ली पर ट्रैफिक का दबाव कम हुआ। राजस्थान, मध्य प्रदेश या दूसरे प्रदेशों को जाने वाले वाहन बाईपास निकल जाते हैं। पंचग्राम योजना के लिए अधिकारियों को देश विदेश के बेहतरीन मॉडल का अध्ययन करने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि फाइनल मास्टर प्लान तैयार करते समय भविष्य की जनसंख्या के मुताबिक पेयजल समेत अन्य मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखें। आखिरकार अधिकारियों की कुंभकर्ण नींद टूट गई। आज रेवाड़ी में जिला परिवहन कार्यालय, डीटीओ और रोडवेज महाप्रबंधक के संयुक्त तत्वाधान में बस स्टैंड परिसर में जांच अभियान चलाया गया। मामले में जांच के दौरान निजी बसों में अधिकारियों के सामने बड़ी गड़बड़ी, लापरवाही जो है वह सामने आई। अधिकारियों की तरफ से 6 बसों के चालान करते हुए उन पर जुर्माना लगाया और भविष्य में इस तरह की गड़बड़ी नहीं करने की चेतावनी दी। अवैध बसों के संचालन और उनमें नियमितताओं को लेकर अधिकारियों को शिकायत मिल रही थी, लेकिन विभागीय कार्रवाई केवल कागजों तक सिमट गई। इसके चलते जहां विभाग को प्रतिदिन लाखों रुपए का चूना लग रहा था। आपको बता दें कि डीटीओ कार्यालय की टीम में शामिल एसआई तिलक राज, एसआई नरेश कुमार और रोडवेज प्रबंधक अशोक कौशिक की अचानक से कार्रवाई से सभी निजी बस संचालकों में हड़कंप मच गया। इस दौरान अधिकारी की तरफ से 30 निजी बसों की जांच की गई, जिसमें काफी गड़बड़ी देखने को मिली। जहां 32 सीटर बस में 37 सीटें लगाई हुई थी, तो वहीं कई बसों में प्रेशर हॉर्न भी लगाए हुए थे। अधिकारियों ने 6 बसों के चालान करते हुए उन पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। चल रही हैं और कुछ बसों में सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, तो उसके बाद हमने सुबह आज आरटीओ और हमारी टीम ने संयुक्त रूप से चेकिंग करी, तो उसमें कुछ बसों में जो है सीटिंग कैपेसिटी ज़्यादा मिली, जैसे कि इसमें 32 है तो 38 मिली। तो उनके जो है रूल के हिसाब से डीटीओ की टीम द्वारा चालान कर दी गई और आगे भी समय समय पर हम ये चेकिंग करते रहेंगे ताकि पब्लिक को बेहतर सुविधा दे सकें और रोडवेज को जो है हम प्रॉफिट में ला सकें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े,
ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद हरियाणा चौपाल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। गोस्वामी गणेश दत्त सनातन धर्म कॉलेज और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पलवल का संयुक्त रूप से एनसीसी का वार्षिक का कैडेट 5वें दिन जागरूकता रैली के साथ समापन हो गया। इस शिविर के दौरान कैडेट ने सुबह शारीरिक अभ्यास और योगासन के साथ मैप रीडिंग, हथियार प्रशिक्षण और सामाजिक जागरूकता प्रशिक्षण लिया। आज से आरंभ हुआ है और ये कैंप 5 दिन के लिए चलेगा। शुक्रवार को आमतौर पे ये कैंप 10 दिन के होते हैं, पर इस स्थिति में जो कि बहुत एक अनयूजुअल कंडीशंस हैं, कैंप की ड्यूरेशंस को कम करके 5 दिन का रखा गया है। और एक जैसे जो वार्षिक कैंप होते हैं उसका कैडेट्स का स्ट्रेंथ 500-600 तक होता है। ये हम कैंप्स को एक लोकल लेवल पे, जैसे फरीदाबाद में एक कैंप किया, पलवल में कैंप किया, 2 कॉलेजेस हैं, दोनों के कॉलेज के बच्चों को इकट्ठा करके एक लोकल लेवल पे हम कैंप को कंडक्ट करके, जिससे बच्चों का नुकसान ना हो, कैडेट्स का नुकसान ना हो, और उनको जो कम से कम ज़रूरी ट्रेनिंग है उसको हम देके, और उनको जो एक वार्षिक सर्टिफिकेट एग्ज़ाम है उसके लिए बच्चों को हम तैयार कर सकें। ये इस कैंप का उद्देश्य है। इस कैंप में क्या कुछ शिक्षा दी जाएगी बच्चों को? इस कैंप में एनसीसी में ओवरऑल जो पर्सपेक्टिव, ओवरऑल जो सिलेबस होता है उसके 2 हिस्से होते हैं। वो एक है मिलिट्री ट्रेनिंग, सैन्य प्रशिक्षण, दूसरा है कि बच्चे को उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एक फ्यूचर में उसको कैरियर अपना चुनने में और कंपटीशन में अपने आप को बेहतर तरीके से तैयार करने में मदद मिल सके, वो भी चीज़ें कवर होती हैं। और ओवरऑल एक मुद्दा है कि जो यहाँ से एनसीसी का कैडेट है एक देश का अच्छा नागरिक बन सके। कैंप के बारे में कुछ जानकारी देंगे? हाँ जी, हाँ। ये हमारा 5 हरियाणा बटालियन एनसीसी गुरुग्राम की तरफ से ये एसडी कॉलेज में एक 3 दिवसीय और एक 5 दिवसीय एनुअल ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया है। इसमें आज ये 15 तारीख से स्टार्ट होकर और आज जो 20 सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए जो 3 दिवसीय कैंप आयोजित किया गया था उसका आज समापन है। 3 दिन का पूरा उनको ट्रेनिंग दिया गया है, संपूर्ण उनके एग्जाम से रिलेटेड और उनके सिलेबस से रिलेटेड पूरा उनका सिलेबस कवर किया गया है और उनको हर डिसिप्लिन और हर एक्टिविटी जो एनसीसी कैडेट होने के नाते संपूर्ण जानकारी दिया गया है। और आज एक जागरूकता रैली भी निकाली है, क्या विषय थे इसके? हाँ, जो जागरूकता रैली निकाली है वो एक ये जो एनसीसी कैडेट होने के नाते मतलब देश की जनता के सामने एक आईना बनकर एक हमने इनको मतलब समाज में एक ऐसा दर्शाया गया है कि एक स्वच्छता अभियान है, एक प्लास्टिक का उपयोग पर बैन होना चाहिए क्योंकि इस प्लास्टिक का उपयोग करने से वातावरण दूषित होता है। तो उसके खिलाफ जनता को हमने एक मतलब वो दिया है कि इसका इस्तेमाल बंद करें और ये मतलब वृक्षारोपण इनका जो भी है मतलब एक अच्छाई पेश की है। एनसीसी कैडेट होने के नाते हमारी जनता को जागरूक किया है। और जो 5 दिवसीय कैंप है उसका वहीं हरियाणा के सोनीपत जिले में नेशनल हाईवे पर मुरथल के पास स्थित रॉयल ढाबे पर देर रात बदमाशों ने आतंक मचाया। खाना खाने के लिए रुके दिल्ली के परिवार से लुटेरों ने लूटपाट की।
बचाव करने आए एक व्यक्ति को भी उन्होंने गोली मार दी। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल व्यक्ति को पीड़ित परिवार तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचा। सूचना मिलते ही एसपी मूर्थल थाना पुलिस और सीआईए टीम मौके पर पहुंची। हत्या के प्रयास और लूट का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। करनाल में गांव डेरा धनौली निवासी इंद्रजीत सिंह ने मूर्थल थाना पुलिस को बताया कि वह पंजाब के पटियाला में एक शादी समारोह में गया था। उसके बाद वह किसी काम से उत्तर प्रदेश के रामपुर जा रहा था। रास्ते में खाना खाने के लिए मूर्थल स्थित एक ढाबे पर रुक गए। देर रात खाना खाकर जब वे ढाबे से बाहर निकले तो देखा कि 3 युवक कार सवार परिवार के सदस्यों पर पिस्तौल ताने हैं। वे परिवार को धमकाते हुए बाहर निकलने को कह रहे थे। ये देखकर उसने विरोध जताया। विरोध करने पर युवकों ने उसे जान से मारने की धमकी दी और इस बीच एक युवक ने गोली चला दी जो उनकी कमर में लगी। इसके बाद बदमाश परिवार के ज्वेलरी और नकदी लूटकर फरार हो गए। रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के दामों में बेतहाशा बढ़ोतरी के विरोध में आज एसयूआई कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रधानमंत्री का पुतला फूंका। एसयूआई कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव कामरेड राजेंद्र सिंह ने बताया कि रसोई गैस पर 50 रुपए प्रति सिलेंडर रेट बढ़ाकर सरकार ने उपभोक्ताओं के जेब पर डाका डालने का काम किया। डीजल पेट्रोल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी की मार से आम जनता परेशान है। सरकार को पूंजीपति कंपनियों को मुनाफे पहुंचाने के लिए यह सब करना पड़ रहा है। आज हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं जो सरकार ने लगातार ये पेट्रोल डीजल रसोई के गैस जो दाम के बढ़ाने लग रही है, हम इसके विरोध प्रदर्शन के लिए हम आज इकट्ठा हुए हैं। हम सरकार से मांग करते हैं और देशवासियों से बताना चाहते हैं जो पेट्रोल डीजल जो रसोई का गैस के दाम बढ़े हैं उनका प्रभाव केवल जिसके पास व्हीकल उनके ऊपर ही नहीं पड़ता। हम कहते हैं इनका प्रभाव सबसे पहले महिलाओं के ऊपर पड़ता है। जैसे रसोई गैस के दाम बढ़ा दिए गए, चूल्हे सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं, 750 रुपये में एक सिलेंडर मिल रहा है। तो हम महिलाओं को ही सबसे पहले पता लगता है कि किचन में सिलेंडर खत्म हो गया तो उसका प्रभाव हम महिलाओं के ऊपर पड़ता है। मानसिक रूप से महिलाएं परेशान होती हैं। वो अपने घर में कहती है कि सिलेंडर खत्म हो गया तो घर में तनाव बढ़ता है, आदमी परेशान है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है, रोजगार है नहीं। तो पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ाए जा रहे हैं। अभी रसोई गैस के प्रति सिलेंडर 50 रुपया बढ़ा दिए गए हैं। आज उसका विरोध हम कर रहे हैं और आज केंद्र सरकार के प्रतीक मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकेंगे और हम अपना विरोध जाहिर करेंगे। पहले यह महंगाई आसमान छू रही है। आम उपभोक्ता जिनकी फिक्स सैलरी है वो पहले दुखी और परेशान है। अभी डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद महंगाई और बढ़ जाएगी। आम घरों से 50 रुपये सिलेंडर के बढ़ाए, जो सिलेंडर पर सब्सिडी जो मिलती थी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे
01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। फतेहाबाद पुलिस ने सरेरा व्यक्ति का मोबाइल छीनने के मामले में 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए दोनों आरोपियों ने अपने नशे की पूर्ति के लिए मोबाइल छीनने की वारदात को अंजाम दिया था। बीती 18 फरवरी की रात को फतेहाबाद के बीघड़ रोड पर अपने घर जा रहे एक व्यक्ति से मोबाइल छीनकर दोनों युवक बाइक पर फरार हो गए। पड़ोस में लगे सीसीटीवी में इन युवकों को भागते का वीडियो जो है वह सामने आया। इसके बाद इस मामले में व्यक्ति के द्वारा 19 फरवरी को शिकायत दी गई और पुलिस ने मात्र 6 घंटे में मोबाइल छीनने के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फतेहाबाद पुलिस ने छीना गया मोबाइल और वारदात में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद कर ली। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। मामले की जानकारी देते हुए फतेहाबाद के शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि पुलिस को 19 फरवरी को ये शिकायत मिली थी। प्राप्त हुई थी कि उसका फोन बिगड़ रोड पे फोन छीन लिया गया है, तो कल उस पर अभियोग अंकित करके तो उसके बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। शुरू करने के बाद हमने रात को ही मोबाइल जो छीन के ले गए थे वो ट्रेस कर लिया है, जिसमें 2 लड़के शामिल थे। दोनों पहले इन्होंने मिलकर योजना बनाई थी, दोनों नशा करने। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जिला फुटबॉल संघ के तत्वाधान में कोरोना काल के लंबे समय के बाद आज आपको बता दें YMCA विश्वविद्यालय के ग्राउंड में हरियाणा फुटबॉल संघ के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने रिबन काटकर फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। हरियाणा फुटबॉल संघ के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू ने कहा, आपकी फरीदाबाद से फुटबॉल टूर्नामेंट का शुभारंभ किया गया और अब आने वाले समय में यह खेल पंचकुला से सिरसा तक पहुंचेगा। परिषद और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन फरीदाबाद के सहयोग से यहाँ पर एक टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। मुझे बहुत खुशी है कि मैं हरियाणा फुटबॉल संघ का अध्यक्ष होने के नाते आज YMCA के वाइस चांसलर साहब के साथ, NAC के साथ और DFA के जो प्रेसिडेंट हैं यहाँ पर मेहता साहब उनके साथ और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संगठन महामंत्री हैं प्रदेश के राजावत साहब और अनेकों पदाधिकारियों के साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जितनी भी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं मैं उनको शुभकामनाएं देता हूँ। मैं चाहता हूँ खेल को खेल की भावनाओं के साथ खेलेंगे और मुझे गर्व है इस बात का कहने में कि 6700 खिलाड़ी हरियाणा फुटबॉल संघ के अंदर रजिस्टर्ड हैं और हम चाहते हैं कि जिस प्रकार से विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला फुटबॉल खेल हरियाणा में भी ऊंचाइयों पर जा रहा है। खासकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और जो फुटबॉल एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन फरीदाबाद है उसके सारे लोग मिलजुल के इस प्रोग्राम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो माहौल एक ऐसा बना हुआ है कि जो बहुत साल 1 साल लगभग कोरोना की वजह से जो बंद पड़ा हुआ था, मैं देख सकता हूँ कि बच्चों के जो फेस के ऊपर जो चमक है वो चमक बंद निकल के आ रही है और ऐसे आगे आने वाले समय में और चमक बढ़े और खुशी बढ़े सबके चेहरे पर। और जैसा सूरजपाल जी बता रहे थे अभी कि इतने सारे प्लेयर। हरियाणा में दहेज लोभियों की वजह से कई विवाहितों को अकाल मौत का ग्रास बनना पड़ रहा है। ऐसा एक मामला गांव खेड़ला से सामने आया, जहां पर एक कार के डिमांड के चलते विवाहिता को उसके ससुराल पक्ष के लोगों ने मौत के हवाले कर दिया। मरते समय विवाहिता अपना बयान वीडियो में रिकॉर्ड कर गई। इस आधार पर पुलिस ने विवाहिता के पति, सास, ससुर सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया, लेकिन अभी तक इस मामले में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हो पाई। जानकारी के अनुसार गांव बाई खेड़ा के सरपंच ने बताया कि गांव की लड़की मधु की शादी गांव खेड़ला में हुई। शादी में उसके पिता ने काफी दान दहेज दिया, लेकिन शुरू से ससुराल पक्ष के लोगों की कार लेने की डिमांड थी। इसके चलते बीच में 1-2 बार पंचायत आयोजित की गई, जिसमें लड़की पक्ष के लोगों ने लड़के वाले को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इसी के चलते उन्होंने मधु को जहर देकर हत्या कर दी। विवाहिता ने मरने से पहले अपना सारा बयान वीडियो में रिकॉर्ड करवा दिया। देश में कोरोना महामारी की रफ्तार थमने और वैक्सीनेशन शुरू होने के साथ ही ट्रेनों की संख्या में बढ़ोतरी होने लगी है। भारतीय रेलवे अब
अनारक्षित पैसेंजर ट्रेन शुरू करने जा रहा है, जिससे कि प्रतिदिन ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। आपको बता दें, देश भर में अभी तक सिर्फ रिजर्व ट्रेन चलाई जा रही है, जिस वजह से यात्रियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें, 22 फरवरी से 35 पैसेंजर ट्रेन चलाने का फैसला लिया है, जो कि पूरी तरह अनरिजर्व्ड होंगी। अभी लेटेस्ट जानकारी के अनुसार हमारी कुछ अनरिजर्व ट्रेनें चालू की गई हैं। जो नॉर्दर्न रेलवे में 35 ट्रेनों का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें हमारे मंडल को टच करने वाली करीब 6 ट्रेनें हैं और प्रमुखता से जो कई स्टेशनों को कवर करेंगी, उसमें 2 पेयर ट्रेनें हैं जो नॉर्दर्न हमारे डिवीजन में चलेंगी। इसमें मेल एक्सप्रेस का किराया लगेगा, लेकिन पूरी अनरिजर्व रहेंगी। कौन कौन से रूट्स पे चलेंगी ये ट्रेन और मुख्य रूट्स के बारे में बताएं। 2 पेयर जो हैं वो मुख्य रूप से चलेंगी हमारे डिवीजन में, जो एक अंबाला से लुधियाना और लुधियाना से अंबाला। इसमें हमारे काफ़ी स्टेशन 7-8 स्टेशन कवर होते हैं। ये वाया राजपुरा, दोराहा, खन्ना दोराहा होते हुए लुधियाना जाएगी और फिर लुधियाना से वापस आएगी। इसकी टाइमिंग्स भी निर्धारित कर दी गई हैं। तो ये एक पेयर हो गई। दूसरी पेयर हो गई अंबाला, दूसरी पेयर हो गई सहारनपुर ऊना हिमाचल से। सहारनपुर से अंबाला, अंबाला से सरहिंद होते हुए ऊना हिमाचल जाएगी और फिर और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज़।